Good morning, boys and girls. Welcome on behalf of IAS by the IAS, that is Prisa IAS. This coaching is being operated by top bureaucrats and top educators from the top coaching institute of Delhi. This class is going on the mixed sort of questions which is not generally incorporated in books, text, etc. तो बीपीएससी का क्वेश्चन आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से ट्विस्टिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी का जो अंदाज होगा वो कैसे होगा। तैयारी का अंदाज सिंपल टेक्स्ट बुक पढ़ने से, जो मैं बार बार कहता हूं कि वो आप पढ़िए, वो काम आपका है। टेक्स्ट बुक पढ़ना, उसको समझ लेना बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं है। और फिर भी अगर कुछ उसमें से नहीं समझ में आता तो उतना पोर्शन पूछ लीजिए, ये हो गई अलग चीज। लेकिन क्वेश्चन का ट्रेंड जो मैं भविष्यवाणी करता रहता हूं, वो ट्रेंड यूपीएससी के अलावा बीपीएससी में देखने को मिला। ठीक है ना। मेंस के क्वेश्चन में देखिए डीपीएसपी को कैसे घुमा के पूछा है। अगर आपको कंप्लीट जानकारी ठीक से ना मिली हो तो आप क्वेश्चन समझने में 5-10 मिनट लगा देंगे, टाइम खराब करेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें कितना बढ़िया लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जा रहे हैं। सीधा ये नहीं पूछा कि डीपीएसपी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, उसको बोल दिया पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कुछ ऐसे शब्द यूज किया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जो कहते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो काम का है। इसलिए काम का है क्योंकि हम वो टेक्स्ट बुक और ये सब चीज़ों से अलग हट के पढ़ाते हैं। चीज़ वही होती है लेकिन वो रिवर्स टाइप से पढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि उस क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा, उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं। पहला है, ये 49वां क्वेश्चन है ग्रुप में, वेदर लेजिस्लेटिव असेंबली डज हैव जुडिशियल पावर। क्या विधान सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा राज्य की, प्रांत की, वेदर लेजिस्लेटिव असेंबली डज हैव जुडिशियल पावर। वाह, क्या क्वेश्चन है। और आप किताब में ढूंढते रहिए, कहीं नहीं मिलेगा। वेदर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्य की विधानसभा, डज हैव जुडिशियल पावर। क्या कह रहा है कि राज्य की विधानसभा को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है क्या? क्या पूछ रहा है? राज्य की विधानसभा को क्या न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, ये पूछ रहा है। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फंक्शंस हैं, पावर है, उसमें ये कहीं हमें तो नहीं मिला, आपको मिला हो तो बता दीजिएगा। उसमें ये नहीं मिलेगा। वो बाकी सब शक्तियां हैं, विधायिका का जो है सरकार में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी करना, वोट ऑफ मेजर, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन लाना, आनंद निंदा प्रस्ताव लाना, ये सब चीज़ें है वो करती है। लेकिन इवन उसमें प्रिविलेज भी दिया हुआ है कि एमपी एमएलए को क्या क्या विशेषाधिकार है, वो सब दिया है। लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि ये दिया हो कि राज्य की विधानसभा को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है क्या। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्राप्त है। क्या प्राप्त है? ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया? हमें कोई सपना नहीं आता है, हम देखते हैं कि मीडिया में और समाज में, अखबार में ये सब क्या चल रहा है। तो हमने ये वीडियो देखा लेटेस्ट यूपी के विधानसभा का, और आप लोग तो नथुनिया पे गोली मारे देखते रहते हैं, रील चला चला करके, उसी में खुश होते हैं। अक्षरा सिंह, फलाना सिंह, कविता सिंह, सविता सिंह, राम सिंह। तो आप कृपा करके हमारी तरह अगर बनना चाहते हैं तो काम की चीज़ को रील पे देखिए और आगे बढ़ जाइए, है ना।
वहीं से हमने उठाया, क्योंकि हाल ही में ये यूपी के विधानसभा में इसको व्यवहारिक रूप दिया गया। तब मुझे लगा कि मुझे भी नहीं पता था उससे पहले। तो उसमें क्या हुआ कि डीएम जो आईएएस था और जो एसपी था और उसके नीचे 5-7 स्टाफ था, उसको स्पीकर ने, स्पीकर मतलब विधानसभा का स्पीकर, उन्होंने उनको जो है कारावास की सजा सुनाई 1 दिन के लिए। और वो कारावास भी विधानसभा परिसर में स्थित न्यायिक कस्टडी कह दीजिए या दंड कह दीजिए, जेल कह दीजिए, वहीं बना दिया। ये जेल है आज की डेट। 24 घंटे के लिए उन्होंने माफ़ी मांगने के बावजूद, एसपी जो है, डीएम जो है, माफ़ी मांग रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, बहुत गलती हो गई। वो किसी एमएलए का प्रिविलेज इन्होंने ओवर लुक किया था। वो कुछ धरना प्रदर्शन की बात थी, उसमें उसको प्रिविलेज्ड है कुछ चीज़ों में, तो उसी को लेके था। तो आंसर क्या होगा कि यस, लेजिस्लेटिव असेंबली को जुडिशियल पावर प्राप्त है। परहेप्स ये 105 और 149 ऐसे कोई सेक्शन भी है, आर्टिकल भी है। तो उसमें यह है कि स्पीकर, वो क्या नाम है, विधानसभा का स्पीकर जो है, उन सिविल कर्मचारियों के, अधिकारियों के विरुद्ध जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिविलेज पावर का सम्मान नहीं किए होंगे, तो उसके लिए संसद को और विधानसभा को अधिकार है कि उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करके करे। लेकिन वो कन्फाइंड होता है सिर्फ विधानसभा या संसद के अंदर की हुई गतिविधियों में, अगर प्रिविलेज का वो होता है। क्लियर है? तो वही केस बहुत पुराना चला आ रहा था, फैसला अभी आया है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि अरे जुडिशियल पावर भी होती है और वो दंड भी दे सकता है। इवन आपराधिक दंड दिया, जेल जाना तो आपराधिक दंड है ना, 10,000 रुपया जो है लेना दंड के उसमें देना, और जेल जाना, या दोनों है, तीनों आपराधिक दंड। लेकिन जेल की सजा चाहे 1 दिन की हुई, बहुत आपकी जिंदगी भर का टैबू हो गया ना, दाग लग गया ना कि आप जेल गए थे, और वो भी किसी दोष सिद्ध अपराध में गए थे। कभी पूछेगा फॉर्म भरने में कि कभी आप किसी सजा याफ्ता में जेल गए हैं, या ये इसके फॉर्म में आता है, तो लिखना पड़ेगा हाँ या नहीं। इसलिए हम लोग गांव कम जाते थे कि कहीं एफआईआर हुई तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। लिखना पड़ेगा ना कि हाँ गए थे, एक झगड़ा में फंसा दिए थे, सब गांव गए थे, सबका है, तो आपका कैरियर तबाह। तो आप सोचिए, ये दंड दिया स्पीकर ने और दंड को इम्प्लीमेंट भी कराया। तो वो एपिसोड ध्यान है, सेक्शन 105 पार्लियामेंट का है और आर्टिकल, और इसका 149 है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो ये है, लेकिन किताबों में डायरेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो आप धनी है कि आपको वो सब चीज़ें यहाँ मिलती है जो कहीं नहीं मिलती, और वो सब चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है। ये नहीं कह सकते कि वो साहब वो आपका अपना परसेप्शन है, एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं है। तो वो एग्जाम में ऑलरेडी उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते जुलते आ गए हैं, तो उससे आपको जानना फायदेमंद है। दूसरा कह रहा है ये, व्हाट इज फोरम शॉपिंग इन लीगल टर्म्स यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये भी अभी अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस शब्द को यूज किया है। तो ये मैंने अपनी तरफ से जो क्वेश्चन बनाया है, लेकिन टर्मिनोलॉजी हमारी नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट का है। अब आप कहिएगा यार क्यों पूछ लिया इसने एग्जाम में, ये तो सिलेबस में कहे ही नहीं। तो यूपीएससी कहेगा अरे पगला, अखबार नहीं पढ़ते हो, क्या पढ़ा है तुमको, अखबार पढ़ो। हिंदू में था, गूगल पे था, सब जगह तो छाया हुआ था। तो आपको क्या पढ़ना है ये किसी ने बताया नहीं, आपको बता दिया कि सब अखबार के पढ़ो, और उसमें आप वो लव जिहाद से शुरू करते हैं, और जहाँ जहाँ कौन किस लड़की को फंसा के कहाँ गया और क्या शादी के, इस सब में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और वो सर्वोच्च न्यायपालिका को कौन पढ़े, कहते रहे छोड़ो यार सर पढ़ा देंगे, हो गए। तो फोरम शॉपिंग क्या होता है, इस पर हमने वीडियो डाल भी दिया था,
कि जब आपको एक कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो आप दूसरे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसको बोलते हैं फोरम शॉपिंग, और ये लीगल टर्म है यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन बन जाएगा इसको, और इतना टेढ़ा क्वेश्चन बना देगा कि पहले फोरम शॉपिंग पता ही नहीं होगा तो आप क्या आगे बढ़िएगा। अगर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय फोरम शॉपिंग, हाउ फार इट इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी, ये पूछेगा फोरम शॉपिंग से क्या समझते हैं, ये समाज में सामाजिक स्तर पे बृहद सामाजिक व्यवस्था में इसका क्या उपयोग है। तो पहले फोरम शॉपिंग पढ़ेंगे तब ना। या ये भी इजी कर देगा, पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त फोरम शॉपिंग शब्द किस तरीके से संबंधित केस में संबंधित मामले से जुड़ा हुआ था, ऐसे पूछ देगा तो और टिप टप हो गया। अरे यार कौन से केस में ये यूज किया था, क्या किया था। तो उतना डीप ना जाइए, लेकिन मीनिंग समझ लीजिए। तीसरा है अंडर विच आर्टिकल द अथॉरिटीज हैव बीन एम्पावर्ड एब्सोल्युटली विदाउट एनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, हम ही पढ़ाते थे, लेकिन एक चीज आ गया कि संपूर्ण एब्सोल्यूट है वो। अंडर विच आर्टिकल द अथॉरिटी हैव बीन, अथॉरिटी जो है अथॉरिटी हैव बीन, अथॉरिटी का मतलब प्राधिकार, सरकारी शब्द हो गया। पावर और अथॉरिटी में क्या फर्क है। पावर जो होता है वो सोशल भी हो सकता है, जैसे पिता की शक्ति बेटे के ऊपर पावर है। आप ये नहीं कह सकते कि पापा की अथॉरिटी बेटे के ऊपर, पावर कहेंगे। जब पावर को वैधानिक रूप में परिणत कर दिया जाता है कानूनन, तो वो क्या बन जाता है, अथॉरिटी, प्राधिकार। तो इससे पहले प्राधिकार आपको मालूम होगा तो आप समझ जाएंगे कि सरकारी व्यवस्था की बात हो रही है। अथॉरिटी हैव बीन एम्पावर्ड, माने कोई भी सरकारी व्यवस्था, स्टेट सिस्टम, दैट इज अथॉरिटी, कन्फाइंड हो गया। अथॉरिटी हैव बीन एम्पावर्ड, अथॉरिटीज हैव बीन एम्पावर्ड एब्सोल्युटली। अब देखिए, अभी तक हम कुछ और पढ़ रहे थे, अब एब्सोल्युटली विदाउट, अब देखिए ये टोटल मामला जो है बदल गया। ऐसे भी है, अभी तक पढ़ रहे थे कि भाई एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, ये भी पढ़ रहे थे कि हर चीज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो है विधानसभा और संसद अथॉरिटी के रूप में है, जिनको एब्सोल्यूट एम्पावरमेंट है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, और वो किसी निश्चित मामले में है, जो कि 105 और 149 की बात कर रहे थे, प्रिविलेज्ड हैं। अगर उनके खिलाफ, उनकी बातों का कोई अवहेलना कोई अथॉरिटी करता है तो उसके खिलाफ संसद या विधानसभा मुकदमा आपराधिक दर्ज करेगी और खुद न्यायालय की तरह जो है पेश आएगी और खुद दंड देने के लिए कहेगी और इम्प्लीमेंट होगा। और मजे की बात हो देखिए कि उसका कहीं पे अपील भी नहीं हो, ये और मजा है इसमें। हाँ तो देखिए हो गया ना एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कहीं नहीं जा सकते। अभी तक एब्सोल्यूट अथॉरिटी हम लोग रासुका में पढ़े थे कि 30 दिन तक तो 90 दिन तक तो आप गए, लेकिन 90 दिन के बाद उसमें कमेटी बैठेगी और वो तय करेगी कि आपका एक्सटेंशन किया जाए कि ना किया जाए साल भर तक। तो वो एक दिखता था रासुका, उसका भी गुरु है ये। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एब्सोल्यूट है। वो जो है संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार सामूहिक या वैयक्तिक दोनों तरीके से अगर किसी ने अवहेलना किसी अथॉरिटी ने किसी ने किया है तो उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करेगी, खुद जो है ट्रायल करेगी या खुद दंड देंगी और आप अपील भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि सदन के अंदर की गतिविधियां जो भी संचालित हो रही है उसको जो है मार्केट में बाहर जो है आप कोर्ट के पास लेके नहीं जा सकते। क्लियर है ना। सदन के अंदर की जो भी गतिविधियां उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई कॉग्निजेंस लेने के लिए योग्य नहीं है। देख रहे हो कितनी पावर है उसके अंदर।
इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि विधानसभा में लाठी भाला टाइप का मार पिटाई या माइक नोच नाच के उसे दे पिटाई यूपी में हुआ था, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मारने वाले को भी मालूम है कि कुछ हो ही नहीं सकता, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी है सदन को, बिना किसी आरआर के। तो ये है मजेदार क्वेश्चन ना। चलिए आपकी जानकारी बढ़ रही है जल्दी जल्दी। और उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, हाउ लेजिस्लेटिव असेंबली डज एक्सरसाइज इट्स जुडिशियल पावर। ये प्रोसेस पूछ रहा है जो हम बता चुके। व्हाट इज ई रूपीज, डिजिटल ट्रांजैक्शन को ई रूपीज कहते हैं, बस ये सीधा सीधा मतलब यही है। सरकार जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ई रूपीज लाई है, जिससे क्रेडिट जो है आपके अकाउंट में सीधे डिजिटल बैंकिंग के थ्रू हो जाता है, वो सब चीज़ें ई रूपीज कहते हैं। और विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू डेड पीपल इन इंडिया। आप लीजिए, फिर फंडामेंटल राइट आ गया घुस गया। क्यों डिप्टी साहब पूछ रहा है कि मृत आदमी का भी फंडामेंटल राइट होता है क्या? नहीं होता, हर आदमी कहेंगे, लेकिन होता है। अब यही तो आईएएस बाई द आईएएस की खासियत इस कोचिंग की, कि आर्टिकल 21 जो होता है वो मृत आदमी को भी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, कैसे? राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भले अलाउड नहीं है, लेकिन मैं सिंपली कोई आदमी मर गया, पुलिस उठाती है ना, क्या करती है? उठा के ले जाती है, पंचनामा बनाती है, पैक करती है बॉडी को, और उसके बाद जो सौदाह गृह है ले जाती है, रिकॉर्ड मेंटेन करवाती है, फिर वहाँ से ब्यूराइट दफनाया हुआ प्रमाण पत्र लेती है और अपने फाइल में लगाती है कि कल को कोई बात हो तो हम कहें, बताया जा सके कि ऐसा आदमी मर गया और यहाँ फूका गया। हो सकता है कि बाद में कोई केस मामला फंसे, तो पुलिस की ये ड्यूटी जो है प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, और पुलिस की नहीं, राष्ट्रीय मौलिक कर्तव्य के रूप में भी हमारी आपकी ड्यूटी है कि मृत व्यक्ति का उचित सम्मान दिया जाए। अगर आप उसको उठा रहे हैं तो सम्मानजनक ढंग से उठाइए बॉडी को, ये नहीं कि टाल रहे हैं लकड़ी लेकर के। आप देखे हो ना, रेलवे सिस्टम में बहुत दिखता है डेड बॉडी, क्योंकि कोई जल्दी सुसाइडल कूद जाता है, नहीं तो कोई क्रॉस करते हुए मर जाता है, होता है ना। ये ड्यूटी है ड्राइवर गार्ड की कि वो अगले स्टेशन पे जाने से पहले अगर ऐसा हुआ है तो वो रोकेगा गाड़ी को, और उसकी बॉडी के हर पार्ट को इकट्ठा करके उनको एक कपड़ा रहता है उसमें गार्ड के बॉक्स में बंद रहता है, वो उसको नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट, मैंने वो डेड बॉडी को ढकने के लिए ही बना होता है, पता नहीं श्रॉफ ऐसे कुछ नाम है। तो ये उसका हक है मरने वाले का कि आप उसको सम्मानजनक ढंग से मरने के बाद भी सम्मानजनक ढंग से, डिग्निफाइड ढंग से, एप्रिसिएटिव ढंग से सौदाह गृह पे ले जाएंगे और उसका क्रियाक्रम जो उसका निर्धारित प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। आप बॉडी को लकड़ी से उठाएंगे नहीं या किसी चीज़ से पुश करके धकेलेंगे नहीं, है ना। और ये बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर हम लोग की भी ड्यूटी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ये सब ड्यूटी डिफाइंड है कि मृत व्यक्ति को किस तरीके से आप सम्मानजनक ढंग से डिस्पोज करेंगे। तो अब ये किसी से पूछिएगा कि क्या यार ये राइट टू फंडामेंटल राइट क्या डेड पीपल यानी मर जाने के बाद भी मिलता है क्या? तो मिलता तो है, लेकिन सिर्फ 21 मिलता है, बाकी तो कोई बन भी नहीं सकता ना। तो ये याद रखिए कि मृत व्यक्ति का भी फंडामेंटल राइट होता है, और वो आर्टिकल 21 के तहत उसकी बॉडी को समुचित सम्मानजनक ढंग से, देखा है सेना का कोई जवान अगर शहादत देता है तो उसको पूरा झंडे के तिरंगे उसमें लपेट के ढक के लाया जाता है, देखा होगा आपने। उस टाइप का भले मत दीजिए, झंडा मत लगाइए, लेकिन जो उसका हक है वो दीजिए। क्लियर है? तो ये आपकी नॉलेज एक और बढ़ गई है, बहुत बढ़ रही है ना। आपको 1 साल के बाद
अगर हम आईएएस का एग्ज़ाम आपसे कहें दे दें तो मेरी गारंटी है कि आप पास कर जाइएगा, क्योंकि ये कोर्स हमने 1 साल का ही डिज़ाइन किया है, उससे ज़्यादा लायक है नहीं, बाकी तो कहानी है। हाँ, समझ रहे हो ना। और 4 साल वो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, फालतू बातें हैं। बीए में थोड़ा ना करने आए हैं कि 4 साल पढ़िएगा। फर्स्ट ईयर हो गया बाबूजी, अब सेकेंड ईयर शुरू हो गया है। 4 गो किताब है, छोटा छोटा 3 गो, एक सोशोलॉजी, एक पॉलिटिकल साइंस, एक साइकोलॉजी, यही होता है ना। उसी किताबुआ को पूरे साल भर पढ़ता है, जो कि 10 दिन 20 दिन का काम है कि नहीं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया जो डिस्कशन के लायक था। और आगे रेगुलर जो इंडियन पॉलिटी का क्लास है GS2, उस पर स्विच ओवर होते हैं और 2 मिनट ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।